हेलो एवरीवन। आज डेट है 31 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ताइवान स्टेट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लेबनान को लेकर के। तो लेबनान जो है वो वेस्ट एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है। इसकी कैपिटल का नेम है बेरूत। और लेबनान अपनी बॉर्डर शेयर करता है सीरिया, इजराइल एंड मेडिटेरियन सी के साथ में। देखो यूपीएससी का काफी फेवरेट एरिया है मेडिटेरियन सी। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। या तो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि मेडिटेरियन सी जो है वो किस किस कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, या फिर कंट्रीज के नेम देकर के आपको पूछ लेंगे कि कौन कौन से कंट्री जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहा है। आप सभी को पता है कि 1967 में जो 6 डे वॉर हुआ था उस टाइम में जो इजराइल है उन्होंने आसपास के एरिया में अदर कंट्री से कुछ एरिया को अपने अंडर कवर कर लिया था। तो उसी में से एक एरिया है गोलन हाइट्स जो उन्होंने सीरिया से अपने अंडर कैप्चर किया था। इसी गोलन हाइट्स वाले रीजन में एक एरिया है जिसको बोला जाता है सीबा फार्म्स। ओके, ये जो सीबा फार्म्स है इसको लेकर के जो लेबनान है और इजराइल जो है उसके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब देखो कुछ टाइम पहले इस तरीके का इशू देखने को मिला कि कुछ रॉकेट जो हैं वो लेबनान की लैंड को यूज करते हुए इजराइल के ऊपर फायर किए गए हैं, जिसकी वजह से लेबनान न्यूज में बना हुआ था। और आप सभी को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो काफी कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है और उसको लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम इशू जो है वो देखने को मिलता रहता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आपको ध्यान में रखना है। और मेडिटेरियन सी के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। देखो जो भी आपसे डेली बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी लोकेशन को लेकर के, उसको आपको सर्च करना है। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इससे आपकी एक तो उस पॉइंट को लेकर के कि जो भी जैसे आप सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप रीड करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो आपके माइंड में जाएंगी, आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसका आप आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। ओके, द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आप 2024 या 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में मेंटोर जो है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। एक टारगेट ओरिएंटेड आपकी स्टडी होगी। 10 मंथ्स का ये कोर्स रहेगा और इसमें जो भी आपका सिलेबस है उसको टारगेट बेसिस पर कवर करवाया जाएगा। टाइम टू टाइम आपके प्रीलिम से रिलेटेड जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। और मेंस में डेली बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आपको आंसर लिखना होगा। मेंटोर जो है वो आपको गाइड करेंगे इस क्वेश्चन का किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ओके, और मेंटोर जो है वो प्रद्युमन सर रहेंगे। ओनली 30 स्टूडेंट्स का ये एक तरीके से सीरियस स्टूडेंट्स जो है जो अपने रेगुलर 10 मंथ्स तक रेगुलरिटी बेसिस पर अपनी स्टडी कर पाएँ उनके लिए प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम की अगर आप ओवरऑल फी जो है देना एक साथ देना चाहते हैं तो 8500 रुपीज़ 10 मंथ्स के लिए रहेगी। और पर मंथ इसके चार्जेज जो है वो 1000 रुपीज़ हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव है, जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में। तो इसी को फोकस करते हुए हम न्यूज़पेपर का डिकोडिंग इनिशिएटिव लेकर के आए हैं, जिसमें जो भी न्यूज़ है उसका आप प्रीलिम्स में कहाँ से उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में आप उस न्यूज़ का कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें इस इनिशिएटिव में आपको समझाई जाएंगी। मंथली बेसिस पर इस कोर्स के चार्जेस रहेंगे 89 रुपीज़ पर मंथ। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है उन सब का डिकोडिंग जो है वो आपके लिए किया जाएगा। एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आप सबके लिए बनाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं उन
सबको यहाँ पर ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरा, कल कमेंट आया था कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी क्या ऐसा रहेगा। देखो, अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो हैं उनसे करंट अफेयर अगर अपना कवर करना चाहते हैं तो वो इसी में उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि जैसे कि जनसत्ता, दैनिक जागरण, ये उनको करवाया जाए, तो अगर एनफ क्वांटिटी में स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हमारे पास में आते हैं तो उनको भी उन न्यूज़पेपर की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं, जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण, जनसत्ता, इनको लेकर के भी इंफॉर्मेशन आपका जो अलग से सेपरेट जो चैनल है वो बनाया जाएगा और वहाँ पर दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो रहा है, तो कल से 1 जून से प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, और मंथली बेसिस पर है। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आप इस बार का जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर रहा है उसका आप एनालिसिस जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो कहाँ से उठाए गए हैं। वो सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रोवाइड वहाँ पर करवाया गया है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर मणिपुर जो स्टेट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यू देखने को मिल रहा है। बेसिक रीज़न ये है कि वहाँ पर मैतेई कम्युनिटी और जो अदर कम्युनिटी हैं जैसे कि कुकी कम्युनिटी, इनके बीच में क्लैश देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में वहाँ पर पॉपी कल्टीवेशन को लेकर के भी एक मेजर इशू है। तो इसको लेकर के हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने विजिट की है मणिपुर में। उन्होंने अश्योर किया है कुकी कम्युनिटी के जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो है उनके साथ में डिस्कशन किया, कम्युनिटी के जो इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ में डिस्कशन किया है। उनको बोला है 15 डेज पीस जो है वो यहाँ पर मेंटेन की जाए। और साथ ही साथ में उन्होंने एश्योर किया है कि सीबीआई के थ्रू जो है वो यहाँ का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। एक जुडिशियल कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और जुडिशियल कमेटी जो है वो उन एरिया जहाँ पर इशू हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर सेपरेट टीम जो है वो भी बनाई जाएगी जो इम्फाल और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए चूरा चंदपुर जो एरिया है वहाँ पर भी विजिट करेगी। तो देखो, यूपीएससी जो है ना वो लोकेशन को लेकर के अलग अलग तरीके से, पहले मैक्सिमम यूपीएससी किस तरीके से फोकस करती थी, लोकेशन दे दी आपको और उस लोकेशन को लेकर के क्वेश्चन जो है ना वो इस तरीके से पूछ लिया जाता था कि जैसे कि अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट फोकस अगर यूपीएससी करती थी किसी लोकेशन को लेकर के तो वो वर्ल्ड लेवल पर था और मैक्सिमम की कहाँ बॉर्डर शेयर हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, इस तरीके के क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है। यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और 5-6 कंट्रीज़ के नेम दे दिए और पूछ लिया कि यूक्रेन के साथ में कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है और नहीं करता है। तो अभी यूपीएससी ने अपना ट्रेंड हाल फिलहाल में चेंज किया है। यूपीएससी फोकस करने लगी कि कोई भी प्लेस जो है वो क्यों न्यूज़ में था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी काफ़ी पूछ रही है। या फिर यूपीएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ रहे कि एक साइड आपको लोकेशन के नेम दे दिए और दूसरी साइड पूछ लिए कि ये कौन से कंट्री में आते हैं। तो जब भी कोई लोकेशन न्यूज़ में रहे उसमें कौन से कंट्री में है और किस कारण से वो न्यूज़ में है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, कुकी कम्युनिटी जो है वो डिमांड कर रही है कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने में सक्षम नहीं है। हालांकि आर्टिकल 355 के अंडर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए पावर जो है वो पुलिस सिस्टम, आर्मी जो है उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। लेकिन कुकी कम्युनिटी का मानना है कि आर्टिकल 355 ही इनफ नहीं है। आर्टिकल 356 के बेसिस पर यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एक सेकेंड, साउथ पेज पर 2-3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखो, फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप सभी को पता है कि 2026 में जो भी हमारी लोकसभा की सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा क्योंकि काफ़ी पहले टाइम जो है इसको फ्रीज कर दिया गया था। और फ्रीज करने का भी बेसिक रीज़न ये था कि टाइम के पॉपुलेशन इस पर मेजर क्राइटेरिया होता है कि इक्वल पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल पाए।
जैसे कि 10 लाख जो लोग हैं वो मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है कि 10 लाख लोगों को एक एमपी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा या 1 लाख लोगों को एक एमपी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वल लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि बिहार में जो है वो 10 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है और साउथ में जो है वो 50,000 लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बेसिस पर क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम लोकसभा की सीटें जो हैं वो इंक्रीज की जाती हैं। ओके, अभी क्या है, पहले जो है जब हमारी हम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो इस तरीके की सीट्स का इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में जो बिहार यूपी स्टेट जो है इनका डोमिनेशन देखने को मिला एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। तो इसकी वजह से सदर्न इंडिया जो स्टेट्स हैं उन्होंने फोकस किया कि ये तो गलत बात है, वो पॉपुलेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी वजह से कंट्री भी इफेक्ट हो रहा है और फिर उनको ही प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर अभी भी ये इशू है 2026 में। अब जब डीलिमिटेशन दोबारा से किया जाएगा, क्योंकि 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था, अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी हमारे इनोग्रेट कर दी गई है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो वहाँ पर बिठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि देखो, तेलंगाना के मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि आप फिर से पॉपुलेशन के बेसिस पर ही जो हमारी सीट्स हैं उनका डिलिमिटेशन करोगे। इसकी वजह से जो सदर्न स्टेट जो हैं जहाँ पर हमेशा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपनाया है, एजुकेशन के फोकस किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ऊपर हमने यहाँ पर फोकस किया है ताकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज ना हो, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम किया। लेकिन अब हमें ही बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नॉर्दर्न स्टेट्स से ज़्यादा जाएंगे, तो सदर्न स्टेट्स की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम रहेगी। तो इसका हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो किया, तो उसका नुकसान जो है वो हमें क्यों भुगतना पड़े। ओके, तो इसका मेन क्राइटेरिया ये है कि अलग बेसिस पर कुछ अलग क्राइटेरिया डिसाइड की जाए जिसके बेसिस पर डिलिमिटेशन जो है वो देखने को मिले। ओके, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट जो है वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से तो वहाँ पर फिर से सीट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी। ओके, तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, उन्होंने ये भी बताया है कि सदर्न स्टेट जो है उसमें सिर्फ पूरे इंडिया की 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा सदर्न स्टेट का 35% है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ये वो स्टेट हैं जिन्होंने जो भी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए, उन सबको हमने अपनाया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने न्यू एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है, और ये जो न्यू एक्सोप्लैनेट है वो जुपिटर से 13 टाइम्स मास लेवल पर बिग है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो एक्सोप्लैनेट होता क्या है। एक्सोप्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट होता है जो सोलर सिस्टम के बाहर है, मतलब सोलर सिस्टम जिसमें सन जो है वो सेंटर में और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स और भी अदर इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं उसमें देखने को मिलती हैं, तो उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। उससे बाहर जो प्लैनेट है उसको बोला जाता है एक्सोप्लैनेट। ओके, तो एक्सोप्लैनेट जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसको देखो, इसको लेकर के और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब देखने को मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी क्या करता है, डायरेक्टली कोई टर्म्स न्यूज़ में रहती है तो उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, और ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई इंपॉर्टेंट नई टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है तो उसके क्या एप्लीकेशन है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा साइंस से रिलेटेड। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखो केरला में एक एन विनिया जो है वो 1991 में पुलिस सर्विस में आती है, वहाँ पर पुलिस को जो सर्विस को ज्वाइन करती है, और अभी प्रेजेंट टाइम में एसएचओ हैं। आज 31 मई को जो है इनका रिटायरमेंट है। और यहाँ पर बताया गया है कि देखो पहले वहाँ पर क्या था कि जो विमेन जो पुलिस में आते थे वो साड़ी वेयर करती थी, और जो जेंट्स है वो शर्ट एंड पैंट। तो इन्होंने इसके लिए लड़ा कि साड़ी पहनना जो है उनके लिए एक तरीके से कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको भी क्या पहना देना चाहिए, शर्ट और पैंट। फिर उसके बाद में एक सर्कुलर रिलीज होता है 2002 में, वहाँ के डीजीपी जो हैं वो सर्कुलर रिलीज करते हैं कि शर्ट तो आप पहनोगे लेकिन पैंट के अंडर टक नहीं करोगे उसको।
फिर इन्होंने फिर से जो सर्कुलर रिलीज हुआ उसको उन्होंने जो है वो चैलेंज किया, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम इनका प्रमोशन भी नहीं देखने को मिला। लेकिन जेंडर न्यूट्रल जो वर्ड है वो इन्होंने इनिशिएट किया, इसके ऊपर फोकस किया। जो वहाँ की पुलिस सर्विसेज जो थी वहाँ उसमें विमेन को गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। इन सभी के लिए इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अपना प्ले किया है। ओके, तो एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी के लिए पुलिस सर्विस में काफ़ी अपनी इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ी, तो ये नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ में कोशिश ये करनी है अपने आंसर्स में इस तरीके के नेम के थ्रू जब आप रिप्रेजेंट करते हो ना, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि किस तरीके से सोशल एम्पावरमेंट करने में एक वीमेन जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि एक वीमेन जो है ना वो ज़्यादा उन इश्यूज को रिलेट कर सकती है जो वीमेन के साथ में है। ओके, तो इन्होंने जो भी पुलिस सर्विस में जो भी इशू थे वो इन्होंने ज़्यादा अच्छे से समझे और उसको यहाँ पर टैकल करने की इन्होंने कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हमारे इंडिया का जो टॉय इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है, ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि पहले इंडिया जो है वो टॉय सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करता था, लेकिन अभी इंडिया जो है वो एक नेट एक्सपोर्टर बन गया है। 2020-21, 2021-22 के एंडिंग डेकेड्स में अगर हम देखें तो अगर इंडिया के कंपैरिजन में मतलब कंपैरिजन करें अर्लियर ईयर का, तो इंडिया में जो है वो हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसका बेसिक रीजन क्या है कि 2014 में जो हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो बहुत पहले से इंडिया में थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड स्टेज में चले गए थे, उनके ऊपर इंडिया ने फोकस किया। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो एशिया में जैसे कि जापान जो है, चाइना जो है, उसके बाद में वियतनाम, इन सब ने टॉय इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी फोकस किया सिर्फ जॉब क्रिएट करने के लिए। बल्कि हमारे इंडिया में तो टॉय इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी पहले से वेल डेवलप्ड थी, तो उसी को दोबारा से रिवाइवल स्टेज में यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर ही, सॉरी एडिटोरियल पेज पर ही, यहाँ पर क्लीन एनर्जी को लेकर के कुछ डाटा रखे गए हैं कि देखो टाइम के साथ में अगर हम देखें तो क्लीन एनर्जी में जो फंड है वो राइज तो हुआ है, लेकिन मैक्सिमम चाइना, यूरोप, यूएस इनमें जो है ये राइज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो बात रखी गई है वो अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा, या तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे जो भी इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट है, और या फिर कौन ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर देखो अभी अप्रैल में क्या हुआ कि ग्लोबल बुद्धिज़्म समिट जो है वो हमारे दिल्ली में देखने को मिली। इंडिया जो है वो बुद्धिज़्म के थ्रू मतलब गौतम बुद्ध जो है इसको एज ए सॉफ्ट पावर यूज़ करते हुए अलग अलग कंट्री के साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। सेम प्रोसीजर जो है वो चाइना भी एस्टेब्लिश कर रहा है। और नेपाल जहाँ पर गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ, और यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि वो साक्य कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसे गौतम बुद्धा भी बिलोंग करते थे। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इंडिया और चाइना जो है वो लुम्बिनी रीजन और भी अदर रीजन जो है वहाँ पर फोकस कर रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए फोकस कर रहे हैं। लेकिन देखो टाइम टू टाइम इस तरीके की रूमर्स इंक्रीज होते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है कि चाइना जो है वहाँ से पिलग्रिम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चाइना जो है वो भी अपने लेवल पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि देखो नेपाल जो है ए पॉपुलर रूमर इज दैट चाइना विल सेंड 5 million बुद्धिस्ट pilgrims and establish hotels and other businesses through its investment arms as a big soft power push. It is also rumored that India will invest more money in Lumbini. My hope is that the geopolitical wrangling over my ancestor will not turn Nepal into a
बुद्धिस्ट डिज्नीलैंड। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर राइटर जो है उन्होंने बताया है कि गौतम बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद में जो भी साक्य कम्युनिटी से रिलेटेड लोग थे वो अलग अलग एरिया में शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि वो यहीं पर जो है वो रेगुलर रहते रही, अलग अलग एरिया में जो टेम्पल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो इसकी बेसिस पर आप यहाँ पर जो भी एरिया है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड ही यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिले, ओवरऑल जो है वो इसका इंक्लूजन होना चाहिए। हाँ, इसको देखो, उनकी जो टीचिंग्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रेजेंट टाइम में जो इशू देखने को मिलता है उसको टैकल करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनकी टीचिंग्स। लेकिन उन इशू को टैकल करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर गौतम बुद्धा के नाम पर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाए और जो अदर इशूज हैं उनको यहाँ पर टैकल करने की कोशिश ना की जाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर। तो देखो, यूएस जो है वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है चाइना के लिए। जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने जो भी इशू थे वो डीकपलिंग करने की कोशिश की, जैसे कि जो भी चाइना से प्रोडक्ट आ रहा है उसके ऊपर टैरिफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गई। और अभी प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है यूएस के वो डी रिस्किंग पॉलिसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डी रिस्किंग मतलब जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है उसको कम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसका बेसिक रीजन क्या है? देखो, चाइना जो है वो अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। चाइना जो है वो 1979 में यूएस और चाइना के बीच में रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुए। उसके बाद में चाइना जो है वो अपने लेवल पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की उन्होंने अच्छे से कोशिश की। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूएस की जो पावर है, सुप्रीमेसी पावर, उसको भी एलिमिनेट करने के लिए चाइना काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो वेस्ट एशिया में जो भी कोऑपरेशन का जो भी इशू है उनके सॉल्यूशन में, जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच में भी रशिया को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है चाइना, और कोऑपरेशन, मीडिएशन इनकी बात कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी यूएस के ऊपर एक हॉट बैलून जो है, जो एक तरीके से एक सस्पेंसिव एक्टिविटी थी चाइना की, ताकि वहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा सके। इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो चाइना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई है। तो यूएस फोकस कर रहा है कि चाइना के साथ में जो रिलेशन जो एक गलत रास्ते पे जा रहे थे, या जहाँ पर इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीकपलिंग हो रहे थे, उनको एलिमिनेट करके अब डी रिस्किंग पॉलिसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि हमारे इंडिया जो है वहाँ पर क्लास 10th को लेकर के कुछ रिजल्ट हैं। 35 लाख स्टूडेंट जो है वो क्लास 10th में फेल हुए हैं या फिर ड्रॉप्ड आउट हुए हैं 2021-22 में। हालांकि कुछ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने ओपन बोर्ड से अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसमें भी फेलियर रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर बताया गया है कि सीबीएसई और जो आईसीएसई बोर्ड है उनमें जो भी ड्रॉप रेट है या फिर फेल रेट है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की रेट, या आप फेल रेट देख लो या फिर ड्रॉप रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। देखो, अभी कुछ टाइम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात के ऊपर भी फोकस कर रहा है कि एक इस तरीके का हम कोऑर्डिनेशन बनाएं सभी बोर्ड्स के बीच में, ताकि एजुकेशन लेवल जो है वो भी सभी में सिमिलर हो, और साथ ही साथ में अगर कोई स्टूडेंट एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र करता है अपने आप को, तो वो काफ़ी ईजीली जो है वो अपने आप को उस दूसरे बोर्ड में सेटल कर पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके फादर की जॉब, मदर की जॉब की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र जो है उनका देखने को मिलता है। तो एक कोऑपरेशन देखने को मिले। साथ ही साथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात के ऊपर भी फोकस कर रही है कि बोर्ड का जो सक्सेस रेशो है वो सिर्फ बोर्ड में परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही ना देखा जाए, नीट, जेई, जो भी 12th बेसिस पर एग्जाम होते हैं उनमें कितना सक्सेस रेट है उस बोर्ड का, इसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर दिल्ली में जो पुराना किला है उसको लेकर के, ओल्ड फोर्ट जो है, वहाँ पर फ्रेश एक्सकेवेशन किए जा रहे हैं, और इस फ्रेश एक्सकेवेशन में जो है वो प्री मौर्यन एरा के भी यहाँ पर कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। देखो, ये जो पुराना किला है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको शेरशाह सूरी एंड मुगल एम्परर हुमायूं के द्वारा इसको बनाया गया था, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम
अलग अलग एरा के कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। एक तरीके से ट्रेड सेंटर था तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोइन सील जो है वो भी देखने को मिली है। और यहाँ पर जो एफर्ट्स हैं उनसे बातें रिवील हुई हैं कि 9 कल्चरल लेवल्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं, जैसे कि प्री मौर्यन कनेक्टिविटी, मौर्यन, सुंग, कुषाण, गुप्त, पोस्ट गुप्त, राजपूत और सल्तनत एरा और मुगल एरा जो है उन सब से इस पुराना किला की जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। ओके, मतलब इससे पहले भी यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी आई उनकी यहाँ पर कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।